अमीरी की चाबी आपके हाथ में। लेखक नेपोलियन हिल। अध्याय 4। निश्चित लक्ष्य। रात भर सोने के बाद श्रोता सुबह हाल में अपनी अपनी जगह पर वापस लौट आए। बहुत से श्रोता थके हुए लग रहे थे क्योंकि वे रात भर पिछले दिन बताई गई बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ श्रोताओं ने अपनी ज़िंदगी का विश्लेषण करके देखा कि वे इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कुछ मुस्कुराए जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें अतीत में जो सफलताएं मिली हैं वे वक्ता की बताई आदतों की वजह से ही मिली हैं। इन सिद्धांतों को सीखकर ज़्यादातर लोग रोमांचित और खुश थे। उन्होंने इस तरह के सेमिनार की कल्पना भी नहीं की थी और वे इसमें शामिल होने की अपनी खुशकिस्मती मान रहे थे। ठीक 9 बजे वक्ता मंच के पीछे से प्रकट हुआ। वह शांत और आत्मविश्वास से पूर्ण लग रहा था। उसकी शर्ट पर छोटा माइक्रोफोन लगा था, इसलिए वह मंच की सीढ़ियों तक आकर श्रोताओं के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। यह जानना बहुत लाभदायक होगा कि जीवन के हर क्षेत्र और इतिहास के हर युग में महान लीडर्स ने जो सफलता हासिल की है उसका कारण यह है कि उन्होंने किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया। यह जानने से भी हमें फ़ायदा होगा कि असफल लोगों का इस प्रकार का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। वे उसी तरह इधर उधर भटकते हैं जिस तरह बिना पतवार का जहाज भटकता है। इसी वजह से वे हमेशा खाली हाथ वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इनमें से कुछ असफल लोग एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें राह में अस्थायी पराजय या बड़ी बाधा मिलती है तो वे उसी पल उस लक्ष्य का पीछा करना छोड़ देते हैं। वे हार मान जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। वे यह नहीं जानते कि सफलता की एक फिलॉसफी भी होती है जो गणित के नियमों जितनी ही विश्वसनीय और सटीक होती है। वे यह भी नहीं जानते कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे अगर अंतिम परिणाम न माना जाए तो यह छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है। यह मानव जाति का दुर्भाग्य है कि 100 में से 98 लोग किसी निश्चित बड़े लक्ष्य के बिना ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी इस दुखद सच्चाई को जानते थे, इसलिए उनके मन में 500 महान अमेरिकी उद्योगपतियों के सहयोग से व्यक्तिगत सफलता की इस फिलॉसफी को संकलित करने की प्रेरणा जागी। कार्नेगी अपने जिन कर्मचारियों को सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन देने के बारे में विचार करते थे उनके वे 2 इम्तिहान लेते थे। पहले इम्तिहान में तो यह देखते थे कि कर्मचारी किस हद तक 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के इच्छुक है। दूसरे इम्तिहान में वे यह पता लगाते थे कि कर्मचारियों का मस्तिष्क किस निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित है या नहीं और वे उस लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। उनके एक कर्मचारी चार्ल्स एम श्वाब ने यह बताया था, जब मैंने कार्नेगी से पहले प्रमोशन के बारे में बात की तो वे मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो मैं तुम्हें उसे पाने से रोक ही नहीं सकता हूँ। श्वाब जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या था। वे कार्नेगी के बाद सबसे बड़ा पद चाहते थे और कार्नेगी ने वहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद की। जो लोग निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं उनके साथ एक अनूठी घटना यह होती है कि दुनिया उन्हें रास्ता देने के लिए अलग हट जाती है, यहाँ तक कि लक्ष्य तक पहुँचने में उनकी मदद भी करती है। एंड्रयू कार्नेगी ने आदर्श व्यक्ति कैसे खोजा। इस फिलॉसफी के पीछे एक नाटकीय कहानी है। इससे यह पता चलता है कि एंड्रयू कार्नेगी निश्चित लक्ष्य को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने एक महान स्टील कंपनी बनाई और ढेर सारी दौलत इकट्ठी की। फिर उनका ध्यान इस दौलत के इस्तेमाल की तरफ गया। वे जानते थे कि उनके पास ज्ञान की जो दौलत थी वह उनकी भौतिक दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ज्ञान की दौलत और मानवीय संबंध की समझ की बदौलत ही उन्हें भौतिक दौलत मिली थी। यह समझने के बाद उनका प्रमुख लक्ष्य यह बन गया कि वे इस फिलॉसफी को विकसित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करेंगे जो उनके ज्ञान को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए। उनकी उम्र ढलान पर थी। वे जानते थे कि इस काम के लिए किसी ऐसे युवक की ज़रूरत होगी जो 20 साल तक मेहनत करने का इच्छुक हो। वे जानते थे कि सफलता के कारणों पर शोध करने में समय भी लगेगा और यह काम इतना मुश्किल है कि इसमें प्रबल इच्छा की भी ज़रूरत होगी। कार्नेगी ने अपने 250 संभावित सहयोगियों का इंटरव्यू किया, लेकिन उनमें से किसी भी उनके इम्तिहान में खरा नहीं उतरा। फिर एक दिन संयोग से उन्हें एक ऐसा युवक मिला जो एक मैगजीन के लिए उनकी सफलताओं के बारे में इंटरव्यू लेने आया था।
कार्नेगी को मानवीय स्वभाव की पैनी समझ थी। वे तत्काल समझ गए कि इस युवक में वे गुण हो सकते हैं जिनकी उन्हें इतने लंबे समय से तलाश थी। इसलिए उन्होंने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने उस युवक को अपनी सफलताओं की कहानी बताना शुरू की। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया को व्यक्तिगत सफलता की एक व्यवहारिक फिलॉसफी की ज़रूरत है ताकि गरीब से गरीब मजदूर भी दौलत कमाने के लिए स्वतंत्र हो जाए, जितनी वह चाहे और जिस रूप में चाहे। 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने अपने विचार को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह की फिलॉसफी को आकार देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। कहानी खत्म होने के बाद कार्नेगी ने उस युवक का इम्तिहान लिया। वे यह तय करना चाहते थे कि उन्हें सही व्यक्ति मिला है या नहीं और फिलॉसफी को मूर्त रूप देने के लिए इस मुश्किल काम के लिए इस युवक पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें नई फिलॉसफी का अपना विचार बता दिया है और मैं तुमसे इस बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना है। सवाल यह है, अगर मैं तुम्हें व्यक्तिगत सफलता की दुनिया की पहली फिलॉसफी विकसित करने का अवसर दूँ और उन लोगों से तुम्हारा परिचय कराऊं जो इसे विकसित करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं और करेंगे, तो क्या तुम इस अवसर का लाभ उठाना चाहोगे? क्या तुम इस काम को पूरा करोगे? तो युवक ने अपना गला साफ किया, वह थोड़ा हकलाया, फिर उसने एक छोटा सा वाक्य कहा। इस वाक्य से उसे पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर मिल गया। उसने कहा, हाँ, मैं न सिर्फ उस काम को लूँगा बल्कि उसे पूरा भी करूँगा। इस जवाब में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह निश्चित था। कार्नेगी को इसी चीज़ की तलाश थी, निश्चित लक्ष्य। कई साल बाद इस युवक को यह पता चला कि सवाल पूछते समय कार्नेगी के हाथ में एक स्टॉप वॉच थी। उन्होंने जवाब के लिए 60 सेकंड तय किए थे। अगर युवक को जवाब देने में इसमें ज़्यादा समय लगता तो वे उसे अवसर नहीं देते। युवक को जवाब देने में सिर्फ 29 सेकंड का समय लगा था। कार्नेगी ने समय सीमा निर्धारित करने का कारण बताते हुए कहा, मेरा अनुभव है कि सभी आवश्यक तथ्य होने के बावजूद जो व्यक्ति तत्काल निर्णय नहीं ले पाता है, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह अपने निर्णय पर पूरी तरह अमल करेगा। मैंने यह भी सीखा है कि जो लोग तत्काल निर्णय लेते हैं, आमतौर पर उनमें विषम परिस्थितियों में भी निश्चित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। वह युवक कार्नेगी के पहले इम्तिहान में सफल हो गया था, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। कार्नेगी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम में यह महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन जिस फिलॉसफी के बारे में मैंने बताया है उसे विकसित करने वाले व्यक्ति में 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है। अब मैं यह पता लगाऊंगा कि तुम में दूसरा गुण है या नहीं। अगर मैं तुम्हें इस फिलॉसफी को गढ़ने का अवसर दूं, तो क्या तुम सफलता और असफलता के कारणों पर शोध करने के लिए 20 साल तक मेहनत करना चाहोगे? इसका मतलब यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा और तुम्हें दूसरे स्रोतों से अपना खर्च चलाना होगा। यह सुनकर वह युवक सन्न रह गया। वह सोच रहा था कि चूंकि कार्नेगी उसे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए चुन रहे थे, इसलिए वे उसे अपनी प्रचुर दौलत में से उचित पारिश्रमिक भी देंगे। बहरहाल वह तत्काल सदमे में से उबरा और उसने कार्नेगी से पूछा कि वे इतने महत्वपूर्ण काम का पारिश्रमिक क्यों नहीं देना चाहते हैं। कार्नेगी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं कि मैं पारिश्रमिक नहीं देना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम में यह गुण है कि तुम सेवा करते समय पारिश्रमिक की आशा किए बिना 1 मील ज़्यादा आगे तक जा सकते हो। फिर उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ज़्यादा सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी यह आदत थी कि उन्हें जितना पारिश्रमिक मिलता था वे उससे ज़्यादा सेवा करते थे। उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि सब्सिडी या आर्थिक अनुदान देने से, चाहे वह व्यक्तियों को दी जाए या संस्थाओं को, अक्सर फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। उन्होंने युवक को याद दिलाया कि वे उसे एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जो उन्होंने 250 दूसरे लोगों को नहीं दिया था, जिनमें से कुछ तो उससे ज़्यादा बड़े और अनुभवी थे। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं तुम्हें जो अवसर दे रहा हूँ, अगर तुम उसका पूरा फ़ायदा उठाते हो तो संभव है कि तुम्हें इतनी दौलत मिल जाए कि इसकी तुलना में मेरी आर्थिक दौलत बौनी दिखने लगे। इसका कारण यह है कि इस अवसर की बदौलत तुम इस देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों के संपर्क में आओगे। तुम अमेरिका के महानतम उद्योगपतियों के अनुभवों से लाभ उठा सकोगे।
इससे तुम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकोगे। इस तरह तुम उन लोगों को भी समृद्ध करोगे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। और इस तरह उस युवक को वह काम सौंप दिया गया। कार्नेगी को वह व्यक्ति मिल गया था जिसे वे काफ़ी समय से तलाश रहे थे, और वह युवक निश्चित लक्ष्य और एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की इच्छा के बारे में पहला सबक सीख चुका था। 20 साल बाद कार्नेगी की वह फिलॉसफी पूरी हुई जिसे उन्होंने अपनी भौतिक दौलत से भी बड़ी दौलत कहा था। इसे 8 खंडों में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। कुछ लोग पूछेंगे, और उस व्यक्ति को क्या मिला जिसने पारिश्रमिक लिए बिना अपना 20 साल का समय लगाया? उसे उसकी मेहनत के बदले में क्या मिला? इस सवाल का पूरा जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसे मिलने वाले लाभों का कुल मूल्य क्या है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ लाभ तो ऐसे हैं कि वे जिंदगी भर उसकी मदद करते रहेंगे, लेकिन जो लोग दौलत को सिर्फ भौतिक तराजू में ही तौलते हैं, उनके संतोष के लिए इतना बताया जा सकता है कि उस युवक द्वारा लिखी गई पुस्तक से अब तक उसे $30 लाख से ज़्यादा का लाभ हो चुका है। यह 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करने से संभव हुआ। यह सिद्धांतों के ज्ञान की वजह से संभव हुआ। पुस्तक को लिखने में सिर्फ 4 सप्ताह का समय लगा था। ये सिद्धांत इतने प्रभावी क्यों है? निश्चित लक्ष्य और 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत मिलकर इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि ये सबसे कल्पनाशील लोगों की कल्पना को भी हिला देते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 2 ही सिद्धांत हैं। मैं इन दोनों सिद्धांतों को एक खास उद्देश्य से एक साथ बता रहा हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस फिलॉसफी के सिद्धांत आपस में जंजीर की कड़ियों की तरह गूंथे हुए हैं, और इनके समन्वय से ज़बरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनमें से किसी अकेले सिद्धांत से उत्पन्न नहीं हो सकती। अब हम निश्चित लक्ष्य की शक्ति का विश्लेषण करेंगे और उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी जिनसे यह शक्ति उत्पन्न होती है। पहली अवधारणा, हर व्यक्तिगत सफलता का शुरुआती बिंदु यह है कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे पाने की एक निश्चित योजना की हो। दूसरी अवधारणा, हर सफलता किसी उद्देश्य या उद्देश्यों का परिणाम होती है और इंसान 9 मूलभूत उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करता है। इन उद्देश्यों को अध्याय 2 में बताया जा चुका है। तीसरी अवधारणा, जिस विचार, योजना या लक्ष्य को मस्तिष्क में प्रबलता से रखा जाता है, लगातार दोहराया जाता है और जिसे पाने की प्रबल इच्छा होती है, मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा उसी के अनुरूप काम करता है। अवचेतन मस्तिष्क उपलब्ध साधनों के माध्यम से उस विचार, योजना या लक्ष्य को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। चौथी अवधारणा, अगर किसी प्रबल इच्छा, योजना या लक्ष्य को चेतन मस्तिष्क में रखा जाए और उसकी सफलता पर पूरी आस्था हो, तो अवचेतन मस्तिष्क उसे तत्काल ग्रहण कर लेता है और उस पर काम करने लगता है। ऐसा कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि इस तरह की इच्छा कभी पूरी न हुई हो। पांचवी अवधारणा, विचार की शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इस तथ्य को जानने के बाद इंसान के मस्तिष्क और असीम बुद्धि के बीच करीबी संबंध बनाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जो आस्था द्वारा संभव है। छठी अवधारणा, दिए गए निर्देशों का पालन करके आस्था की मदद से अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा जा सकता है, जैसे यह कोई व्यक्ति हो या अपने आप में अलग हस्ती हो। सातवीं अवधारणा, निश्चित लक्ष्य के पीछे जब पूर्ण आस्था होती है तो वह बुद्धिमत्ता का रूप लेती है और इस पर अमल करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। निश्चित लक्ष्य के प्रमुख लाभ, निश्चित लक्ष्य बनाने से आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहल, कल्पनाशीलता, उत्साह, आत्म अनुशासन, प्रयास के प्रति एकाग्रता विकसित होती है। ये सब भौतिक सफलता पाने की आवश्यक शर्तें हैं। इससे व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है और अपने दैनिक प्रयासों की योजना बनाता है ताकि वह जिंदगी के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। इससे व्यक्ति अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित अवसरों को पहचानने के बारे में ज़्यादा सजग रहता है और जब वे अवसर सामने आते हैं तो उन पर काम करने के लिए आवश्यक साहस भी इसी से मिलता है। यह दूसरे लोगों से सहयोग लेने की प्रेरणा देता है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक बनाता है और उसे डर, शंका व अनिर्णय की सीमाओं से मुक्त करता है। इस तरह यह आस्था के पूर्ण प्रयोग की राह तैयार करता है। यह व्यक्ति को सफलता की चेतना प्रदान करता है।
जिसके बिना किसी भी क्षेत्र में अस्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। यह टाल मटोल की विनाशकारी आदत को भी खत्म करता है। अंत में यह 12 दौलतों में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के विकास व संरक्षण की तरफ ले जाता है। यह निश्चित लक्ष्य के प्रमुख गुण हैं, हालांकि इसके कई अन्य गुण और प्रयोग भी हैं। यह 12 दौलत में से हर एक से जुड़ा है, क्योंकि दौलत तभी मिलती है जब सिर्फ एक लक्ष्य हो। निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत की तुलना 12 दौलतों में से एक एक करके करें, आप पाएंगे कि इनमें से हर एक को पाने के लिए निश्चित लक्ष्य अनिवार्य हैं। फिर इस देश के सफल लोगों की सूची बनाएं। आप पाएंगे कि उन सभी ने अपनी कोशिशों को किसी खास बड़े लक्ष्य पर केंद्रित किया था। वाल्ट डिज्नी ने कार्टून के एक चूहे पर अपना सब कुछ दांव लगा दिया था और संपत्ति गिरवी रख दी थी। ओपरा विनफ्री, जो बचपन में गरीब थी, अपनी बोलने की योग्यता की बदौलत अमेरिका की नंबर 1 टॉक शो होस्टेस बन गई। हर ओलंपिक खिलाड़ी एक बड़े लक्ष्य पर काम करते हुए प्रशिक्षण लेता है। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जाइनर, मैरी लाउरेटन, ग्रेग लाउग्रेनिस, बिल हेवेंस और 7 स्वर्ण पदक विजेता वाले तैराक मार्क स्पिट्ज़ के अद्भुत रिकॉर्ड के बारे में सोचें। इस सूची को इतना बढ़ाया जा सकता है कि इसमें हर उस महान अमेरिकी लीडर का नाम शामिल हो जाए जिसने अमेरिकी जीवन शैली को स्थापित करने में योगदान दिया और हमें लाभ पहुंचाया। निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे हासिल करें? निश्चित प्रमुख लक्ष्य के विकास की प्रक्रिया आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आप इन कदमों का अनुसरण करेंगे तो आप अपनी कोशिशों के पुरस्कार की फसल काटना शुरू कर देंगे। फर्स्ट, अपनी जिंदगी के प्रमुख लक्ष्य का पूर्ण, स्पष्ट और निश्चित वर्णन लिख लें। इस पर हस्ताक्षर करें और इसे याद कर लें। फिर हर दिन कम से कम एक बार इसे जोर से दोहराएं। संभव हो तो इससे ज़्यादा बार दोहराएं। इसे बार बार दोहराएं और इस तरह असीम बुद्धि में अपनी आस्था रख दें। दूसरा, एक अस्पष्ट निश्चित योजना लिख लें जिसके द्वारा आप अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस योजना में यह लिखें कि आप अपने लक्ष्य को किस समय सीमा में हासिल कर लेंगे। फिर वह तय करें कि आप इस लक्ष्य को पाने के बदले में क्या देना चाहते हैं। यह याद रखें कि कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता और हर चीज़ की एक कीमत होती है जो पहले चुकानी पड़ती है, चाहे यह किसी भी रूप में चुकाना पड़े। तीसरा, अपनी योजना इतनी लचीली बनाएं कि जब आपको उसमें बदलाव करने की प्रेरणा मिले तो आप ऐसा कर सकें। याद रखें कि हर पदार्थ और हर सजीव या निर्जीव चीज़ में काम करने वाली असीम बुद्धि आपको ऐसी योजना सुझा सकती है जो आपकी बनाई किसी भी योजना से ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए असीम बुद्धि द्वारा मस्तिष्क को सुझाई गई ज़्यादा अच्छी योजना को पहचानने और उसका अनुसरण करने के लिए हर समय तैयार रहें। चौथा, अपने प्रमुख लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजनाओं को अपने तक ही रखें। उन्हें सिर्फ तभी व्यक्त करें जब आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत के वर्णन में बताए गए तरीकों से योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्देश मिले। यह मानने की गलती न करें कि चूंकि आप इन निर्देशों को नहीं समझ पाएँ इसलिए यहाँ बताए गए सिद्धांत दमदार नहीं हैं। निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, पूरी आस्था से उनका पालन करें और याद रखें कि ऐसा करते समय आप इस देश के कई महान लीडर्स का अनुसरण कर रहे हैं। इन निर्देशों पर चलने के लिए आपको कोई ऐसी कोशिश करनी नहीं है जिसे आप आसानी से नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादा समय या योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है। इन निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसे आम आदमी न कर सकता हो। इसी समय फैसला करें कि आप ज़िंदगी से क्या पाना चाहते हैं और बदले में क्या देना चाहते हैं। फैसला करें कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। फिर आप इस समय जहाँ हैं वहीं से चलना शुरू कर दें। आपके पास इस समय अपने लक्ष्य तक पहुँचने के जो भी साधन हों उन्हीं से काम शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आप जिस हद तक इसका इस्तेमाल करेंगे उसी हद तक आपको दूसरे और बेहतर साधन मिलते जाएंगे। यह उन सब लोगों का अनुभव है जिन्हें दुनिया सफल मानती है। उनमें से ज़्यादातर गरीब परिवार में जन्मे थे
उन्हें किसी से मदद नहीं मिली, उन्हें सिर्फ निश्चित लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा से मदद मिली। इस तरह की प्रबल इच्छा में जादू होता है। जल्द ही आप एक ऐसे सिद्धांत के बारे में सीखेंगे जो हर महान सफलता की कुंजी है। हमारी अमेरिकी जीवन शैली है, हमारा पूंजीवादी तंत्र है, हमारी दौलत और स्वतंत्रता इसी सिद्धांत की बदौलत है। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। सफलता की तरफ ले जाने वाले विचार निश्चित लक्ष्य से शुरू होते हैं। सब लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि विचार ही ऐसी संपत्ति है जिसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। यह उतना ही सच है कि विचार ही समस्त उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। विचार भाग्य की नींव और आविष्कारों का स्रोत है। विचारों ने वायु पर विजय पा ली है, उन्होंने समुद्र के पानी पर विजय पा ली है। उन्हीं की बदौलत हम परलौकिक ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, जिनके माध्यम से एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क कर सकता है। रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ नहीं बल्कि अमूर्त विचार था, जब तक कि एडिसन ने इसके आविष्कार को अपना निश्चित लक्ष्य नहीं बनाया। फिर जब एडिसन ने इस विचार को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया, तो यह असीम बुद्धि के विशाल भंडार तक पहुंचा। वहां से एक उपयोगी योजना एडिसन के मस्तिष्क में आई। इस उपयोगी योजना पर अमल करके एडिसन ने एक उपयोगी मशीन बना दी। व्यक्तिगत सफलता की यह फिलॉसफी एंड्रयू कार्नेगी के मस्तिष्क में विचार के रूप में शुरू हुई। उन्होंने अपने विचार के पीछे निश्चित लक्ष्य रखा और अब यह फिलॉसफी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जिस विचार को मन में रखा जाता है, जिस पर जोर दिया जाता है, जिससे डरा जाता है या जिसकी आराधना की जाती है, वह तत्काल सबसे आसान और उचित रूप में साकार हो जाता है। लोग जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, जिसके बारे में बातें करते हैं और जिससे डरते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसा निश्चित रूप से होता है। जो लोग गरीबी और दुख की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस महान सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति और हर देश पर लागू होता है। आत्म सुझाव, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच की कड़ी। चेतन मस्तिष्क के विचार, योजनाएं, आशाएं और निश्चित लक्ष्य एक सिद्धांत द्वारा अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद अवचेतन मस्तिष्क उन पर काम करता है और उन्हें उनके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। यह एक प्राकृतिक नियम के कारण होता है, जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। इस सिद्धांत को पहचानने और समझने के बाद हम इस बात को भी समझ पाए जाएंगे कि हर सफलता की शुरुआत निश्चित लक्ष्य से क्यों होती है। अगर विचार के पीछे भावात्मक तीव्रता हो तो उसे चेतन से अवचेतन मन तक ज़्यादा जल्दी पहुंचाया जा सकता है। इस गति को बढ़ाने के लिए या विचारों को प्रेरित करने के लिए आस्था, डर या अन्य किसी प्रबल भाव जैसे उत्साह या निश्चित लक्ष्य की प्रबल इच्छा का सहारा लिया जा सकता है। जिन विचारों पर आस्था होती है वे अवचेतन मस्तिष्क तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं और उन पर अमल भी तत्काल होता है। आस्था की शक्ति इतनी तेज़ी से काम करती है कि इसे देखकर कई लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि कुछ चीज़ें चमत्कार की श्रेणी में आती हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक चमत्कार जैसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। उनका दावा है कि हर घटना किसी निश्चित कारण का परिणाम होती है, भले ही कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो। चाहे जो हो, हम यह सच्चाई जानते हैं कि जो व्यक्ति आस्था के माध्यम से अपने मस्तिष्क को खुद की लादी हुई सीमाओं से मुक्त कर लेता है, उसे आमतौर पर जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, चाहे वे समस्याएं किसी भी तरह क्यों न हों। मनोवैज्ञानिक यह भी जान चुके हैं कि हालांकि असीम बुद्धि अपने आप उलझनों को नहीं सुलझाती, लेकिन यह पूरी आस्था के साथ अवचेतन मस्तिष्क में रखे किसी भी निश्चित विचार, लक्ष्य, उद्देश्य या इच्छा को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचा देती है। यह जान लें कि असीम बुद्धि कभी भी अपने पास आने वाले किसी विचार को संशोधित नहीं करती, बदलती नहीं है या उसमें हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती है। इसके अलावा यह कमज़ोर इच्छा, अनिश्चित विचार या अनिश्चित लक्ष्य पर भी काम नहीं करती है। यह सच्चाई अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए तो आपको कम कोशिशों से अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, आपको उन्हें सुलझाने के लिए उससे कम कोशिश करनी पड़ेगी। तथाकथित अकस्मात आभास अक्सर असीम बुद्धि का इशारा होते हैं। उनसे यह पता चलता है कि असीम बुद्धि चेतन मस्तिष्क तक पहुँचने
और उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये अकस्मात आभास आमतौर पर आपके अवचेतन मस्तिष्क में रखे किसी विचार, योजना, लक्ष्य, इच्छा या डर की प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं। हमें अकस्मात आभासों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी सावधानी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें अक्सर बहुत मूल्यवान जानकारी मिलती है। जब हमारा विचार असीम बुद्धि के भंडार तक पहुंचता है, तो उसके बाद ये आभास हमें किसी भी समय हो सकते हैं। कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद। हो सकता है कि इस दौरान व्यक्ति उस विचार को ही भूल जाए जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आभास उसके मस्तिष्क में आए हैं। यह एक गूढ़ विषय है और इसके बारे में समझदार से समझदार व्यक्ति भी बहुत कम जानते हैं। यह विषय सिर्फ साधना और चिंतन से ही स्पष्ट हो सकता है। अगर आप मस्तिष्क की कार्यविधि के सिद्धांत को समझते हैं, जैसा मैंने बताया है, तो आप यह जान जाएंगे कि कई बार साधना से हमें अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिलता है। आप यह भी जान जाएंगे कि कई बार हमें अनचाहा परिणाम क्यों मिलता है। इस तरह का मानसिक नजरिया सिर्फ तैयारी और आत्म अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। इस मानसिक नजरिए का विकास कैसे किया जाए, यह हम इस सेमिनार में बाद में सीखेंगे। यह दुनिया की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक है कि सभी लोगों की परिस्थितियाँ, चाहे वे सामूहिक या व्यक्तिगत विचार की परिस्थितियाँ हो, उनके विचारों के साँचे के अनुरूप ढल जाती हैं। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत डाल लेते हैं। निश्चित लक्ष्य मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति के मन में असफलता के विचारों के लिए समय या जगह ही नहीं बचती, और बचना भी नहीं चाहिए। यह भी एक गहन सच्चाई है कि जो व्यक्ति हार गया है और खुद को असफल मानता है, वह अपने मस्तिष्क की पतवार की दिशा बदलकर विपत्ति की हवाओं को उतनी ही सख्त संपदा में बदल सकता है जो उसे सफलता की तरफ ले जाएगी। जैसा एक कवि ने कहा है, एक जहाज पूर्व में जाता है, दूसरा पश्चिम में, जबकि दोनों एक ही हवा से चलते हैं। हवा नहीं बल्कि पतवार यह तय करती है कि जहाज किधर जाएगा। कुछ लोगों को इस पर गर्व होता है कि उन्हें ठंडे दिमाग वाला और व्यवहारिक कहती है। इन लोगों को निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत का यह विश्लेषण अमूर्त या अव्यवहारिक लग सकता है। दरअसल सचेतन विचार की शक्ति से भी बड़ी एक शक्ति होती है, और अक्सर चेतन मस्तिष्क को इसका एहसास नहीं होता है, बल्कि उपलब्धि की इच्छा पर आधारित किसी निश्चित लक्ष्य की सफलता के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना अनिवार्य है। हर व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक सफल या असफल परिस्थिति किसी निश्चित कारणों का परिणाम होती है। जीवन की कई परिस्थितियां ऐसे कारणों का परिणाम होती है जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है या हो सकता है। यह स्पष्ट सच्चाई निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। अगर लोगों के जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो मानसिक नज़रिया बदलकर और नए विचारों की आदत डालकर उन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। निश्चित लक्ष्य सफलता की ओर कैसे ले जाते हैं। जिन अमेरिकी उद्योगपतियों ने हमारे औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, उनमें वाल्टर क्राइसलर का नाम बहुत ऊपर आता है। जो भी अमेरिकी युवक शोहरत या दौलत हासिल करना चाहता है, उसे उनकी कहानी से प्रेरणा व आशा लेनी चाहिए। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन सकता है। क्राइसलर ने अपना कैरियर साल्ट लेक सिटी, यूटा की एक रेल रोड शॉप में मैकेनिक के रूप में किया। अपनी बचत से उन्होंने लगभग $4000 जमा किए, जिससे वे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अच्छी तरह सोच समझ के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग भविष्य में बहुत सफल होगा, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में जाने का फैसला किया। इस बिजनेस में उनका प्रवेश नाटकीय भी था और अनूठा भी। उनके पहले कदम से उनके दोस्त सदमे में आ गए और उनके रिश्तेदार हैरान रह गए। इसका कारण यह था कि क्राइसलर ने अपनी सारी बचत एक कार में लगा दी। जब कार साल्ट लेक सिटी आई, तो उन्होंने अपने दोस्तों को सदमे में डालने वाला एक और काम किया। उन्होंने कार के पुर्जे अलग कर दिए। कार के सारे कल पुर्जे खोलकर पूरी दुकान में फैलाने के बाद वे उन्हें फिर से जोड़ने लगे। उन्होंने यह काम इतनी बार किया कि उनके कुछ दोस्तों को लगने लगा कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वे क्राइसलर के लक्ष्य को नहीं समझ पाए थे। दोस्तों ने तो यह तो देखा था
कि वे कार के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन वे उस योजना को नहीं देख पाए जो क्राइसलर के मस्तिष्क में थी। दरअसल क्राइसलर अपने मस्तिष्क में कार की चेतना विकसित कर रहे थे। वे उसे निश्चित लक्ष्य से भर रहे थे। वे कार की हर चीज़ को गौर से देख रहे थे। जब उन्होंने कई कार खोलकर जोड़ ली तो वे इसके बारे में सब कुछ जान गए। वे जान गए कि इनकी खूबियाँ और कमियाँ क्या है। इस अनुभव से उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसमें उनकी खरीदी कार की सारी खूबियाँ तो थी, लेकिन उनमें कमियाँ नहीं थी। उन्होंने यह काम इतनी अच्छी तरह किया कि क्राइसलर कारें बाजार में आते ही पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में तहलका मच गया। शोहरत और दौलत की उनकी उड़ान तीव्रता और निश्चित थी, क्योंकि वे शुरू करने से पहले ही यह तय मानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने इस यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले लोग आपको जहाँ भी दिखे उन्हें गौर से देखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हें दूसरों का मित्रतापूर्वक सहयोग कितना आसानी से मिलता है। वे बाधाओं को कितनी जल्दी हराते हैं और अपनी मनचाही चीज़ को कितनी आसानी से हासिल कर लेते हैं। वाल्टर क्राइसलर की सफलता का गहन विश्लेषण करें। इस बात पर गौर करें कि कितने निश्चित तरीके से उन्होंने ज़िंदगी की 12 दौलतें हासिल की और उनका अधिकतम लाभ उठाया। उन्होंने सकारात्मक मानसिक नज़रिए की महान दौलत का विकास करके यह काम शुरू किया। इससे उन्हें एक उपजाऊ ज़मीन मिली जिसमें उन्होंने अच्छी कार बनाने के लिए अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बीज को बोया और उसे अंकुरित किया। फिर एक एक करके उन्होंने बाकी दौलतें भी हासिल की। अच्छी सेहत, मानवीय संबंधों में सामंजस्य, डर से मुक्ति, उपलब्धि की आशा, आस्था की क्षमता, अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, प्रेमपूर्ण परिश्रम, सभी विषयों पर खुली मानसिकता, आत्मानुशासन, लोगों को समझने की क्षमता और अंत में आर्थिक सुरक्षा। वाल्टर क्राइसलर की सफलता के संबंध में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लिया। शुरुआत में उनके पास कोई खास पूंजी नहीं थी, उनकी शिक्षा भी सीमित थी, उनका कोई दौलतमंद संरक्षक नहीं था जो उन्हें बिजनेस में स्थापित करता या उनकी आर्थिक मदद करता। बहरहाल उनके पास एक व्यवहारिक विचार था और शुरू करने की पर्याप्त पहल शक्ति थी। वे जहाँ थे वहीं से सफलता के शिखर तक पहुँचने की उनमें दृढ़ इच्छा थी। यही वजह है कि उन्हें अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वे सब लगभग चमत्कार से सही समय पर उनके हाथ में आ गई। निश्चित लक्ष्य वाले लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। मार्था स्टीवर्थ की बहुत सी सफलताएं। मार्था स्टीवर्थ स्कूल टीचर में माँ और फार्मास्यूटिकल सेल्समैन पिता की संतान थी। न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में रहने वाली मार्था अपने माता पिता की 6 संतानों में से एक थी। मार्था की आजीवन सफलताओं का सिलसिला हाई स्कूल से ही शुरू हो गया था। वे मॉडल बन गई, जिससे उनकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च निकल आया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और विवाह करने के बाद मार्था ने स्टॉक ब्रोकर बनने का फैसला किया, जो उनके ससुर का व्यवसाय था। उन्होंने छोटा सा निवेश किया, लेकिन जल्दी ही वे इस क्षेत्र में इतनी सफल हो गईं कि एक ब्रोकरेज फर्म का ध्यान उनकी तरफ गया और उनका करियर न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि सरपट भागने लगा। कुछ साल तक शेयर बाजार में शेयर खरीदने बेचने के बाद उन्होंने कोई ज़्यादा मज़ेदार काम करने का फैसला किया। उन्होंने कुकिंग की कला सीखी और केटरिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वे अपने रोचक विचारों की पुस्तकें प्रकाशित करने लगी। एक चीज़ से दूसरी चीज़ शुरू होती गई और जल्दी ही वे दुनिया की एक बड़ी मीडिया कंपनी की मालकिन बन गई। अंततः वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्था स्टीवर्ट ओमनी मीडिया के शेयर बेचने में कामयाब हो गई। जर्सी सिटी के एक साधारण परिवार में पैदा हुई लड़की के लिए यह कोई छोटी सफलता नहीं थी। बहरहाल अब मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मार्था स्टीवर्ट ने अपना हर लक्ष्य खुद बनाया और उन्होंने अपने प्रयासों तथा योग्यताओं से ही अपने लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा था कि वे मशहूर बनना चाहती थी और यह उनका निश्चित लक्ष्य बन गया। जाहिर है अंततः उनका अहम उनके पतन का कारण बना, जिस विषय पर मैं किसी और सत्र में बातचीत करूंगा। 1 घंटे से भी कम समय में $20 लाख। थिंक एंड ग्रो रिच
जो एंड्रयू कार्नेगी की व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी के एक हिस्से का विश्लेषण है कि प्रकाशन के कुछ समय बाद ही प्रकाशक को डेस माइन्स आयोवा के बुक स्टोर्स में धड़ाधड़ आर्डर मिलने लगे। इन सभी आर्डर्स में पुस्तक तत्काल मंगवाई गई। प्रकाशक को समझ नहीं आया कि इस इलाके में उस पुस्तक की मांग अचानक इतनी क्यों बढ़ गई थी। बहरहाल रहस्य तब खुला जब कई सप्ताह बाद प्रकाशक को सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा सेल्समैन एडवर्ड पीज चेज का पत्र मिला। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं आपकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए के प्रति अपनी कृतज्ञता व सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने इसकी सलाह पर शब्दतः अमल किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जिससे मैंने $20 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी बेच दी। डेस माइन्स में अब तक किसी ने इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बेची थी। मिस्टर चेज के पत्र का दूसरा वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी सलाह पर शब्दशः अमल किया। वे निश्चित लक्ष्य के साथ उस विचार पर आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे में इतना धन कमाया लिया जितना जीवन बीमा बेचने वाले ज़्यादातर सेल्समैन 5 साल की मेहनत से कमा पाते हैं। एक छोटे वाक्य में मिस्टर चेज ने उस बिजनेस सौदे की पूरी कहानी बता दी जिसने उन्हें साधारण जीवन बीमा सेल्समैनों की श्रेणी से ऊपर उठाकर $1 मिलियन राउंड टेबल का सदस्य बना दिया। पुस्तक पढ़ने के दौरान कहीं पर मिस्टर चेज के मस्तिष्क का संपर्क पुस्तक के लेखक के मस्तिष्क से हुआ। इस संपर्क से उनका मस्तिष्क इतने निश्चित और गहन तरीके से तीव्र हुआ कि एक सशक्त विचार पैदा हुआ। वह विचार था इतनी बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी बेचना जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही न हो। इस तरह की पॉलिसी बेचना उनका तत्कालीन निश्चित प्रमुख लक्ष्य बन गया। वे बिना झिझक या देर के उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में अपना लक्ष्य पा लिया। मैंने अपनी व्यक्तिगत शक्ति कैसे खोजी? जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति निश्चित लक्ष्य से प्रेरित होता है और अपने अस्तित्व की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उसकी दिशा में बढ़ता है, वह अनिर्णय की स्थिति में खड़े लोगों को चुनौती दे सकता है और उनसे आगे निकलकर विजय की सीमा रेखा पर पहुंच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति जीवन बीमा बेच रहा है या गड्ढे खोद रहा है। निश्चित सशक्त विचार मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री को बदल सकता है। इसके बाद मस्तिष्क का नज़रिया इस तरह का हो जाता है कि वह असफलता या पराजय जैसी चीज़ को पहचानता ही नहीं है। जैसा कार्नेगी अक्सर कहते थे, ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे अपनी राह की बाधाओं को तो देखते हैं, लेकिन वे उस आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देख पाते हैं जिससे वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं। मुझे वह समय अच्छी तरह याद है जब मैंने यह पहचाना कि मेरे पास भी आध्यात्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं। और अजीब बात यह है कि ऐसा उसी पुस्तक यानी थिंक एंड ग्रो रिच के कारण हुआ, जिसकी वजह से एडवर्ड पीज चेज को प्रेरणा मिली और वे अपने व्यवसाय में सफलता के शिखर पर पहुँचे। मेरी पत्नी सार्वजनिक वाचनालय से यह पुस्तक लेकर आई और उसने मुझे इसे पढ़ने को कहा। पुस्तक को छूते ही मुझे प्रेरणा का एक अजीब रोमांस महसूस हुआ। परिणाम यह हुआ कि मैं उसी समय पुस्तक पढ़ने बैठ गया। पहला अध्याय पूरा होने से पहले ही मैं जान गया कि यह पुस्तक किस्मत ने मेरे पास भेजी है। मैं उसे लेकर बिस्तर पर गया और सोने से पहले मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। अगली सुबह मैं एक नए व्यक्ति के रूप में जागा। मेरी सचमुच पुनर्जन्म हुआ था और निर्णय और शंका अब मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए थे। और इस विचार की बदौलत 106 साल में मैंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया और उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अंत में मैंने दूसरों के साथ अपनी संपत्ति बांटने की कला अच्छी तरह सीख ली। मैंने सभी 12 दौलतें भी हासिल कर ली। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपने सच्चे स्वरूप को भी खोज लिया, जिसके बारे में मैं पहले जानता ही नहीं था। मैंने 9 आदतों के अस्तित्व को भी खोजा जो मेरे हर काम में मुझे राह दिखाने लगी। मैं अपनी बदली हुई ज़िंदगी से बहुत खुश था। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस पुस्तक के लेखक से मिलूं और अपनी खुशकिस्मती के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूं। उन्हें खोजना भूसे के ढेर में से सुई खोजने की तरह था, क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे और उनसे संपर्क होना मुश्किल था। उनका प्रकाशक मुझे उनका पता नहीं दे पाया, इसलिए मैं एक पते से दूसरे पते तक उन्हें खोजता रहा। आखिरकार मैंने उनका पता लगा लिया।
हालांकि इसके लिए मुझे 3 बार महाद्वीप पार करना पड़ा। लेखक से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा खास तौर पर इसलिए थी क्योंकि मेरा अनुमान था कि उन्होंने सफलता का अपना पूरा ज्ञान थिंक एंड ग्रो रिच में प्रस्तुत नहीं किया होगा। मेरा यह अनुमान सही निकला क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने इस पुस्तक में व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 3 सिद्धांतों का ही जिक्र किया था। उन्होंने एक बिल्कुल नया कोर्स लिखा था जिनमें सभी 17 सिद्धांत बताए गए थे। 1 मील ज़्यादा दूर तक जाने के सिद्धांत पर मेरा प्रबल विश्वास है। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए मैंने लेखक को राजी कर लिया कि वे मुझे ज़िंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा करने दें। मेरा लक्ष्य उनकी फ़िलासफ़ी को इस दुखी संसार में ऐसे समय पहुंचाना था जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने लेखक से कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बजाय इस फ़िलासफ़ी का लेखक होना ज़्यादा पसंद करूंगा, और उसके बाद दुनिया की सारी दौलत का स्वामी बनने के बजाय मैं इसे दुनिया तक पहुंचाना पसंद करता। और लेखक ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। मैंने कई तरीक़ों से यह काम किया। सबसे पहले तो मैंने इस फ़िलासफ़ी के आधार पर रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई जो सप्ताह में कई बार प्रसारित होते थे। फिर मैंने इस फ़िलासफ़ी के सबक छापकर देश भर के न्यूज़ स्टैंड्स और बुक स्टोर में पहुंचाए। फिर मैंने वीडियो और डीवीडी के माध्यम से इसका इस तरह विश्लेषण किया कि इसे कंपनी की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता था। इन्हें मैंने मैनेजमेंट के सहयोग से विस्तृत किया। इसके अलावा मैंने देश भर में प्राइवेट स्टडी क्लब्स भी गठित किए जिनमें वीडियो और पुस्तकें से इस फ़िलासफ़ी का प्रचार किया गया। इस देश की धार्मिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना मेरा लक्ष्य था ताकि यह फ़िलासफ़ी उन सदस्यों तक भी पहुंच सके। मैंने फ़िलासफ़ी के लेखक से बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखने की बात भी कर ली थी जिनमें यह फ़िलासफ़ी इस तरह से प्रस्तुत की जाएगी ताकि यह बच्चों की कल्पना को जकड़ लें। यह पुस्तक बुक स्टोर के माध्यम से वितरित की जाएगी और इसका प्रयोग पब्लिक स्कूल्स में भी किया जा सकता है। इसके अलावा मौका मिलने पर मैं दूसरे तरीक़ों से भी योगदान देना चाहूँगा। मैं इस फ़िलासफ़ी को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ जो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह मुझे एक ऐसे मस्तिष्क की आंतरिक कार्यविधि उजागर करने का अवसर मिला जो ज़िंदगी में एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य से प्रेरित हुआ था। हालांकि काम बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मुझे इस काम से प्रेम था। मेरा पारिश्रमिक या पुरस्कार लगातार बढ़ रहा था। यह रहस्य सिर्फ उसी व्यक्ति को मालूम होता है जिसने दूसरों के साथ अपनी नियामतें बांटकर दौलत हासिल करने का रास्ता खोजा है। संपत्तियाँ, जिंदगी की असली संपत्तियाँ उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में उन्हें बांटा जाता है और उनसे दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है। मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैं बांटकर अमीर बना हूं। मैंने जब भी किसी को किसी भी तरह से लाभ पहुंचाया है तो बदले में मुझे किसी न किसी स्रोत से उसका 10 गुना लाभ मिला है। दूसरों के साथ अपनी संपत्तियां बांटते समय मैं श्रेय पाने की आशा नहीं करता क्योंकि मैं गुप्त रूप से दान देता हूं, सिवाय उन दुर्लभ अवसरों के जब नाम बताना अनिवार्य हो। अपने नाम की प्रशंसा चाहने के बजाय मैं दूसरों की उपयोगी सेवा करके अपनी आत्म की प्रशंसा करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो दौलतें मैं देता हूँ उनसे मेरी अपनी दौलत और अस्तित्व में वृद्धि होती है। अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे खोजें? सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक यह है, अपनी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अचूक तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके सामने सबसे बड़ी समस्या हो और फिर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करें। इस तरह आप 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेते हैं। यह एक आसान फार्मूला है, लेकिन इसमें जादू है और यह हमेशा सफल होता है। बहरहाल, इस फार्मूले की शक्ति के बारे में आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप इसे अपना लें और इस पर अमल करें। फिर आपको इसके शक्तिशाली होने के बारे में किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी। आप पाएंगे कि आपके पास बहुत से नए अवसर आ गए हैं। आप अपने पड़ोसियों या साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर फेलोशिप क्लब शुरू कर सकते हैं और उस समूह के लीडर व टीचर बन सकते हैं। यहाँ आप एक और महान सच्चाई जानेंगे कि व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांत सीखने का सबसे अच्छा तरीका इन्हें दूसरे को सिखाना है। जब व्यक्ति कोई चीज़ सिखाता है तो वह उस विषय के बारे में ज़्यादा सीखता है। आप
अब इस फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप इसे दूसरों को सिखाकर ही इसके मास्टरमाइंड बन सकते हैं। इस तरह आपका पारिश्रमिक पहले से ही सुनिश्चित है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है कि आप दूसरे की मदद करें, शांति और सामंजस्य बढ़ाने में उनकी सहायता करें और इस तरह अपनी पहचान खोजें। जो मैनेजर इस फिलॉसफी के आधार पर अपने सहयोगियों को मार्गदर्शन देता है, उसे उनका पूरा विश्वास और सहयोग मिलेगा। अगर ज़िंदगी में आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है, तो उसे बनाने का अवसर यही है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें। यह फिलॉसफी उन लोगों को सिखाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और समय आ गया है जब पड़ोसी की व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने में मदद करना न सिर्फ परोपकार है, बल्कि यह आत्मसंरक्षण के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप उसे बुझाने जाएंगे, भले ही आपके उससे दोस्ताना संबंध न हो, क्योंकि सामान्य बुद्धि यह कहती है इस तरह से आप अपने घर को जलने से बचा लेंगे। दूसरी तरफ ज़िंदगी की सशक्त फिलॉसफी वाले लोग खुद को इतने सारे अवसरों से घिरा पाएंगे जो एक दशक पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। जो लोग किसी निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे ऐसी मुश्किलों से निपट सकते हैं जिनसे आम आदमी नहीं निपट सकता। आज और आने वाले कल की दुनिया के अधिक लाभकारी अवसर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने खुद को लीडरशिप के लिए तैयार किया है, और लीडरशिप के लिए सशक्त फिलॉसफी की नींव सबसे ज़रूरी होती है। तुक्का मार लीडरशिप के दिन अब लद चुके हैं। आज की बदलती दुनिया में लीडरशिप के लिए कुशलता, तकनीक और मानवीय समझ की ज़रूरत है। अगर आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है तो जांच करें या पता लगाएं कि आप इस बदलती दुनिया में कहां पर हैं। खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर मैं ऐसा कर सकता तो निस्संदेह मैं आपके लिए एक ऐसा निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन देता जो हर तरीके से आपकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होता। इसके अलावा मैं आपके लिए एक ऐसी आसान योजना भी बना देता जिस पर अमल करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा लाभकारी काम कर सकता हूं। मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि आप यह काम खुद कैसे करें। आप जिस विचार की खोज कर रहे हैं वह रास्ते में कहीं पर आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इस फिलॉसफी के अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही हुआ है। जब वह विचार आएगा तो आप उसे पहचान लेंगे, क्योंकि यह इतनी शक्ति के साथ आएगा कि आप उसके प्रस्ताव से बच नहीं सकते। ऐसा अवश्य होगा, बशर्ते आप सचमुच गंभीरता से इसकी तलाश कर रहे हों। इस फिलॉसफी का एक अति सूक्ष्म पहलू यह भी है कि यह नए विचारों की प्रेरणा देती है। यह प्रगति के ऐसे अवसर उजागर करती है जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर दिया गया था, और यह व्यक्ति को अपनी पहल शक्ति के माध्यम से ऐसे अधिकांश अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। इस फिलॉसफी का यह गुण संयोग का परिणाम नहीं है, यह तो एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के अपने विचारों से जो अवसर उत्पन्न होते हैं वे दूसरे से उधार लिए गए विचारों से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। व्यक्ति अपने उपयोगी विचार जिस स्रोत से उत्पन्न करता है, वहाँ से आवश्यकता पड़ने पर वह अतिरिक्त विचार भी हासिल कर सकता है। ऐसे स्रोत तक पहुँचना बहुत फायदेमंद है जहाँ से विचार उत्पन्न करने की प्रेरणा मिल सके। हालांकि आत्मनिर्भरता एक अनमोल संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको दूसरे मस्तिष्क के संसाधनों का उपयोग करने की ज़रूरत होगी, और वह समय निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में आता है जो सफलता के ज़्यादा ऊंचे स्तरों पर लीडर बनना चाहते हैं। अपनी व्यक्तिगत शक्ति का दोहन कैसे करें, इसके बाद मैं आपको वे साधन बताऊंगा जिनके द्वारा व्यक्तिगत शक्ति हासिल की जा सकती है। निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए कई मस्तिष्कों के सामूहिक प्रयोग द्वारा यह शक्ति पाई जा सकती है। इसी तरीके से एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने अमेरिका के महानतम उद्योग को आकार दिया। हालांकि शुरुआत में उनके पास कोई पूंजी नहीं थी और उनकी शिक्षा बहुत कम थी। शिक्षा, पूंजी या तकनीकी कुशलता की कमी से आपको हताश नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य बनाते समय आप इस कमी को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यह फिलॉसफी आपको एक ऐसा तरीका बताएगी जिससे औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी हर तार्किक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह आपके लिए बस एक ही काम नहीं कर सकती, और वह है आपका लक्ष्य चुनना। यह काम आपको खुद करना होगा, लेकिन जब आप अपना लक्ष्य बना लेंगे तो यह फिलॉसफी उसे पाने का अचूक तरीका बता सकती है।
यह एक ऐसा वादा है जिसकी कोई शर्त नहीं है। मैं आपको यह तो नहीं बता सकता हूँ कि आप क्या चाहें या कितनी सफलता चाहें, लेकिन मैं आपको वह फार्मूला बता दूंगा जिससे आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी प्रमुख जिम्मेदारी यह पता लगाना है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे कोई दूसरा नहीं ले सकता, यह आपको ही लेनी होगी। लेकिन टाल मटोल के कारण 100 में से 98 लोग इस जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं। यही प्रमुख कारण है कि 100 में से सिर्फ 2 ही लोग सफल हो पाते हैं। सच तो यह है कि सफलता निश्चित लक्ष्य से शुरू होती है। अज्ञानी लोगों को यह बहुत बड़ा वादा लग सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा जो अनिर्णय के जाल से बाहर निकल चुका है और उसने ज़िंदगी में एक निश्चित लक्ष्य चुन लिया है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बात कह रहा हूँ। बुरी तरह असफल होने के बाद मैंने खुद को बदलकर अद्भुत रूप से सफल बनाया है, और इसलिए मुझे आपको यह आश्वासन देने का अधिकार है कि अगर आप इस फिलॉसफी के नक्शे का अनुसरण करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन लेने के बाद अगर आपके करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपको सपने देखने वाले कहें तो हताश न हो। बस इतना याद रखें कि सपने देखने वाले मानवीय प्रगति के जनक हैं। उन्होंने हमें अमेरिकी पूंजीवाद का महान तंत्र दिया है। उन्होंने हमें हमारी सबसे बड़ी संपत्ति दी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार और अपनी इच्छा अनुसार सपने देखने का अधिकार। उन्होंने हमें दुनिया की महानतम वायुसेना और महानतम नौसेना दी है। उन्होंने सभ्यता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और अमेरिकी जीवन शैली को इतना उत्कृष्ट बना दिया कि बाकी दुनिया इससे ईर्ष्या करती है। इसलिए सपने देखने में किसी को भी हतोत्साही न करने दे, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आपके सपने निश्चित लक्ष्य पर आधारित हो और आप उन्हें साकार करने के लिए काम भी करें। सफल होने की आपकी संभावना उतनी है जितनी कि आपसे पहले आने वाले लोगों के पास थी। कई मामलों में आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांतों का ज्ञान है जो अतीत के लाखों सफल लोगों को मुश्किल से और बहुत देर से मिला था। जो लोग समझदार होते हैं वे अपनी अधिकांश दौलत उदारता से बांटते हैं। वे लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते और गलत लोगों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और जब वे अपने लक्ष्यों तथा योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर वे ऐसा शब्दों के बजाय कर्म द्वारा करते हैं। समझदार ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ सुनकर ही आप कोई मूल्यवान चीज़ सीख सकते हैं, जबकि बोलकर आप कुछ नहीं सीख सकते, सिवाय इसके कि ज़्यादा बोलना मूर्खता का लक्षण है। भाषा द्वारा विचार का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा लोग उपयोगी ज्ञान पाते हैं, निश्चित प्रमुख लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाते हैं और उन योजनाओं का पूरा करने के तरीके खोजते हैं। और राउंड टेबल चर्चा करना एक उत्कृष्ट आदत है जिससे आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, लेकिन यह उन निरर्थक चर्चाओं से बहुत अलग होती है जिसमें कई लोग हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। एक बार फिर समय हमें लंच के लिए रुकने पर मजबूर कर रहा है। जब आप लंच करने के बाद लौटेंगे तो मैं आपको एक सुरक्षित तरीका बताऊंगा जिससे आप दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान इस विश्वास से कर सकते हैं कि आप जितना देंगे आपको बदले में उतना या उससे ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप न सिर्फ अपनी सबसे प्रिय योजनाओं के बारे में खुलकर बोल सकेंगे, बल्कि आपको ऐसा करने में लाभ भी होगा। धन्यवाद।